सक्सेस क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेलियर क्रिएट्स अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ज़िंदगी फेयर नहीं है, ज़िंदगी बराबरी की नहीं है। ज़िंदगी, लाइफ इज़ नॉट अबाउट इक्वालिटी। आप कहाँ से शुरू हो रहे हो, कहाँ से पहुँच रहे हो। इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करी, लेकिन अगर आप वो सीख गए तो फिर आप वो नहीं रहोगे जिस रीज़न से आप वहाँ आए। ओवर होने से पहले अगली फिल्म फ्लॉप हो गई मेरी तो मतलब गली बॉय थी, फिर मंटी पबली नहीं चली। तो गली बॉय में कॉन्फिडेंस था बहुत ज़्यादा। अब शायद नेक्स्ट फिल्म 2-3 फिल्में चल जाती तो फिर शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता, लेकिन ज़िंदगी का तरीका है कि मुझे हम्बल रखूँगा। एक लड़का जिसके पास कुछ नहीं था, सडनली चीज़ें भरने लगी, झोली भरने लगी, तो अच्छा लग रहा था। मैं भी रिलेट करता हूँ तुमसे, तुम्हारे जितने भी सवाल है वो मेरे भी सवाल हैं, और इसीलिए मुझे पता है कि मैं सोचता रहता हूँ और जवाब है मेरे पास। जिस तरह मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कोई कम मेहनत करके कम टैलेंट होकर कैसे आगे बढ़ सकता है। मेरे सवाल भी यही आते हैं, रात भर सेल्फ डाउट में ये चीज़ें बीतती है मेरे। यार मैंने तो इतना सब सारी चीज़ें की, मेरे पास सब कुछ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ सही, तो एक कोई ऐसा जिसका आधा भी टैलेंट नहीं है मेरे से, वो मेरे से आगे से ज़्यादा कैसे बढ़ सकता है। अरे यार देखो, कोई तो पूछ रहा है मुझे, 5-6 साल पहले कोई पूछता भी नहीं था मुझसे यार। तो मैं कोई मीडिया ट्रेंड या ऐसा नहीं हूँ, मैं जो हूँ ऑनेस्ट हूँ, और कुछ ऐसा है नहीं छुपाने के लिए। राज करता क्या था किसी को पता है? DDLJ में फर्क ही नहीं पड़ा था। लड़की चाहिए। आपका क्या प्लान है अभी? शादी वादी का है या करना है, या अरेंज मैरिज लव ऐसा कुछ है? शादी करनी है मुझे, प्यार के लिए मैं कुछ भी करूँ। कर लो, अरेंज कर लो, 25 के पहले करना है, बिकॉज उसके बाद एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी 30 के बाद तुम्हारा एक सेट है, ये करता हूँ मैं, करता हूँ, वो भी तो जो आएगी 28, 27, 29 या 30 या कोई भी एज की हो, उसके भी तो सेट पीसेस हैं। पुराने पूरे पागल थोड़ी ना थे कि मतलब शादी जल्दी करा। इसके पहले कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखो या बड़ा थोड़ा आगे ज़िंदगी देखो, आप एक दूसरे के साथ फिर बढ़ते हो। साथ में बढ़ना बहुत मुश्किल होता। हाय सिद्धांत, वेलकम टू मिर्ची। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत ही ठीक हूँ। एंड कैसे चल रही है यार लाइफ? क्या चल रहा है? बस सही चल रही है लाइफ, चीज़ें हो रही हैं। अभी अनाउंसमेंट आई है, अभी गाना आया है, इस साल फिल्में रिलीज़ होंगी, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरीथिंग व्हिच इज़ गोना बी देयर। या बट सबसे पहले तो इत्तेफाक, इतना सारा प्यार मिल रहा है सॉन्ग पे, क्या फीलिंग क्या एग्जैक्टली अभी सॉन्ग को लेके? फीलिंग मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसा फील करूँ, क्योंकि ये पहला गाना है मेरा और मैं बिल्कुल श्योर नहीं था कि मुझे करना चाहिए या नहीं। लेकिन मैंने इसके लिरिक्स लिखे थे, ओ सवेरा ने बीट था उनके पास, उन्होंने किसी तरह इस पर बैठा दिया और कहा कि तुम गाओ। मैं इतना श्योर नहीं था, लेकिन मैंने अटैम्प्ट किया और हमने शूट किया उसको, और आई थिंक बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा लोगों से, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो मैं काफ़ी खुश हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि अगर लिरिक्स आपने लिखे हैं, जो आपके शब्द हैं, अगर वो लोग गा रहे हैं तो वो अलग फीलिंग होती है, मोर देन द वॉइस। वॉइस तो कुछ चलो कोई और भी मुझसे बेटर गा सकता था, लेकिन जो लिरिक्स हैं वो मेरे हैं, और सो इट्स अ गुड वैलिडेशन। लिरिक्स से मुझे याद है कि एक लाइन है, कल का क्या पता होंगे कहा जी। सो जब आपने ये लिखा, कुछ एक थॉट आया होगा ना दिमाग में, कहीं से तो आया होगा ये? हाँ, बिकॉज वही तो ज़िंदगी है। मुझे नहीं पता था कल कि मैं आज यहाँ बैठा हूँगा, और जब CA कर रहा था तब नहीं पता होता कि मैं एक्टर बनूँगा और गली बॉय आएगी। सो इन लाइफ यू नेवर नो, लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो जो आज है मोमेंट, उसको एंजॉय करिए। कल के बारे में इतना सोचिए मत, इतना प्रेशर मत लीजिए, और बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे। मतलब आप थोड़ा भी ऐसे प्लानिंग नहीं करते लाइफ का कि ये करना है? एक हम लोग प्लान होता है ना एक। नहीं, जब भी मैंने प्लानिंग की है वो कभी प्लान के हिसाब से नहीं गया है। तो हमेशा मैं लाइफ को एज इट फ्लोज, जो मुझे फील होता है वो मैं करता हूँ, और उस फ्लो के साथ आगे बढ़ता हूँ ज़िंदगी में। इत्तेफाक गाने का नाम है। सबसे बड़ा इत्तेफाक क्या हुआ आपके साथ आज तक लाइफ में? इत्तेफाक तो यही हुआ है कि मैं एक पार्टी में था जहाँ पे जोया ने मुझे देखा, और इत्तेफाकन पूरी मेरी ज़िंदगी बदल गई। हालांकि इत्तेफाक भी एक ऐसी चीज़ होती है ना, कोइंसिडेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अपने आप नहीं होती। आपको एक फेथ या एक बिलीफ रखना पड़ता है टूवर्ड्स द यूनिवर्स, ताकि धीरे धीरे चीज़ें, वो चांसेस, वो हिंट्स आपको ड्रॉप की जाएंगी इस दुनिया से, इस यूनिवर्स से, और वो हमको समझ नहीं आती तो हम उसे इत्तेफाक बोलते हैं। बट लाइफ में कुछ भी इत्तेफाकन नहीं होता, हमेशा आप उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, और कुछ चीज़ें, इवेंट्स होते हैं जो कि आप उसे इत्तेफाक कहते हो, बट लेकिन हमेशा से आपको शायद वहीं पहुँचना। आप बिलीव करते हो मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब? मैं लॉ ऑफ अट्रैक्ट मैं हाँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं पूरी लाइफ मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं ये सब चीज़ें करूँगा। कभी सोचा था कि यार शायद मेरा गाना भी आएगा, और वो भी आ गया। तो मैं मैनिफेस्ट तो काफ़ी करता हूँ। या बट जब ये चीज़ें पूरी होती है एक्चुअल में, एक ऐसा दिन आता है कि आप बैठे हो एंड सोच रहे हो कि हाँ यार फाइनली हो गया। एक होता है ना, एक मी टाइम होता है, वैसे होता है? हाँ, बट हालांकि वो मी टाइम कभी अकेले नहीं होता। हमेशा वो फीलिंग तब आती है जब मेरे दोस्त या मेरी फैमिली मुझे रियलाइज़ करवाती कि अरे यार देखो कहाँ से क्या हो गया, तब जाके वो हिट करता। अकेले कभी बैठ के नहीं मुझे ऐसे महसूस होता कि यार मैं कितना औसम हूँ। जैसे मैंने बोला कि आप लाइफ की बात कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करते, आपने बोला कि लिव इन द मोमेंट वाला, बट एक थोड़ी तो प्लानिंग होगी ना कुछ कि ये चीज़ें मुझे पानी है, या फिर एक एम होता है वैसे? हाँ, वो प्लानिंग है, बट वो प्लान नहीं करता मैं। मुझे पता है कि मुझे इस दिशा में जाना है, या ये डायरेक्शन, ये एंड पॉइंट है, मंजिल मुझे पता है। प्लानिंग हो गई कि जर्नी आप कैसे प्लान करो, वो मैं प्लान नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मुझे पहुंचना कहाँ है, अब कौन सी ट्रेन ले जाए वहाँ पे नहीं पता। एक चीज़ है ना, मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे, आपको मैं एक बार फ़ोन बूथ के टाइम मिला था, आई फील आपको बहुत कुछ बोलना होता है। मैं इंटरव्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ पर्सन, बट आप कहीं ना कहीं एक कंट्रोल करते हो कहीं ना कहीं, सच है ये? मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ पर्सन। नहीं, मैं जो भी कुछ चीज़ें होती हैं, मैं हर चीज़ें अगर बता दूंगा, चीज़ें शेयर कर दूंगा, तो मेरे लिए कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे फ्यूल करती हैं काम करने में और मोटिवेट करने में। तो सारा मोटिवेशन मैं ही दे दूंगा तो मैं तो खाली हो जाऊंगा ना। कई बार सुनना भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो इसलिए मैं सुनना भी पसंद करता हूँ। कई बार रोक लेता हूँ मैं अपने आप को कि सुन तो लो, हर बार इतना बोलना नहीं होता। ऐसे कुछ आपको चीज़ याद है, किसी ने आपको कही होगी लाइफ कोट जो आपको हमेशा याद रहेगी? लाइफ कोट ऐसी जो कि मैंने खुद ही एक लिखा था कुछ सिटी चैट्स पे, जो मेरा एक पेज जहाँ पे मैं चीज़ लिखता हूँ कि सक्सेस क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेलियर क्रिएट्स अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सो ये कोट मैंने लिखा था, और पता नहीं कहाँ से आया ये ख्याल मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई काइंड ऑफ स्टिक बाय इट, विच इज़ आई टेक फेलियर एज इट गोज़। मतलब हमेशा फेलियर को भी मैं इतना हार्ड में नहीं लेता। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बेटर ही लिखा हुआ है ज़िंदगी में आगे। ऐसा आपका बेस्ट लेसन जो आपको मिला है लाइफ में, वो क्या है वैसे? बेस्ट लेसन लाइफ में ये मिला है कि क्या बहुत सारे लेसन है लाइफ के, बट सबसे अभी जो भी याद आ रहा है, बेस्ट लेसन ये है कि ज़िंदगी फेयर नहीं है, ज़िंदगी बराबरी की नहीं है। ज़िंदगी, लाइफ इज़ नॉट अबाउट इक्वालिटी, आप कहाँ से शुरू हो रहे हो, कहाँ से पहुँच रहे हो। लाइफ इज़ अबाउट इक्विटी, जो आप बिल्ड करते हो अपने जीवन में। सो अपने आप को ये कहते रहना कि नहीं मुझे ये चीज़ें नहीं मिली, या ज़िंदगी फेयर नहीं है, ये गलत है। ये आप अपने आप पे हार्ड हो रहे हो। rather than take up the challenge and create equity over a period of time. आपको ऐसी कौन सी चीज़ें बहुत खुशी देती है? सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे मेरे मम्मी पापा की खुशी देती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो खुश होते हैं, प्राउड होते हैं मेरे ऊपर। उसके अलावा मेरा काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभार दोस्तों के साथ बैठ के बकैती झाड़ना, ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल चीज़ें हैं लाइफ की जो मुझे खुशी देती हैं, और ट्रैवल करना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें जो अच्छी लगती हैं। अपने फैमिली का बोला ना एक चीज़, सो मुझे अपनी एक चीज़ याद है कि जब मैंने इंटरव्यूज़ लेना स्टार्ट किया, ठीक है, 3 साल पहले, तो वो जो फीलिंग थी ना, मुझे अभी भी याद है, जब मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू मॉम डैड को दिखाया था, वो एक फीलिंग ही अलग है जब उनके वो चेहरे पे एक्सप्रेशंस आए थे। सो वैसे आपके लिए वो मोमेंट कब था कि वो एक, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब पहली बार मैंने एक ऐड टीवीसी किया था, एक कोल्ड ड्रिंक का ऐड था, तो वो टीवी पे काफ़ी एयर होता था तब। तो मुझे याद है मैं दूसरे रूम में बैठा होता था, और ज़ोर से पापा के चिल्लाने की आवाज़ आती थी, वाह ये वो, तो जब वो ऐड आता था, और हर क्रिकेट के बीच में, वो मैच के बीच में वो ऐड आता था, और जब आता था पापा चिल्लाते थे दूसरे रूम से एक्साइटमेंट में। तो और मैं अपने रूम में बैठ के पहले 1-2 बार तो गया कि क्या हो गया, फिर तीसरी बार से मैं अपने रूम में बैठ के ऐसे बस स्माइल करता था कि अच्छा चलो ऐड आया है। सो यूज्ड टू ऑलवेज बी एक्साइटेड। एंड देन द गली बॉय जब देख रहे थे, तो मैं तो फिल्म देख ही नहीं पाया, मैं उनको ही देख रहा था, बिकॉज दे वर सो इमोशनल व्हेन दे वर वाचिंग द फिल्म। सो या थिएटर में एग्जैक्टली वही मोमेंट है ना कि बाजू में बैठे, वो वहाँ पे देख रहे बट आप उनको देख रहे। अभी भी वो मोमेंट आता है जब आपको आपकी कोई फिल्म दिखाते हो, अभी भी वो होता है? नहीं, गहराइयाँ के टाइम उल्टा हुआ था। वो वहाँ देख रहे थे, मैं वहाँ देख रहा था दूसरी तरफ। हाँ, तो हाँ होता है, कई बार होता है। जो भी फिल्में आती हैं, मतलब मैं देखता हूँ कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल देखता हूँ मैं। यूजली हम फिल्म देखने के बाद साथ में जाते हैं घर, मैं बातें करता हूँ, रात भर बैठ के बातें करते हैं कि क्या अच्छा था क्या नहीं था। यार मुझे ना ये आदत है, ठीक है, अभी मैं कोई भी फिल्म उनके साथ जाता हूँ, कोई भी फिल्म हो थिएटर में, जब वो फिल्म देख रहे हैं मेरे में आ जाता है कि जो मैं फिल्म उनको लेके गया वो दिखाने, वो उनको अच्छी लगे, और अगर उनको अच्छी नहीं लगे ना तो वो मुझे अजीब सा लगता है। आई डोंट नो, ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता एक तो, बट ऐसा कुछ आपका मोमेंट हुआ है कभी? हाँ होता है कई बार। कुछ फिल्में जो मुझे बहुत पसंद आई, उनको समझ ही नहीं आई, तो मुझे लगता है कि मैं कैसे समझाऊँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं हम थोड़ा दूर हो गए हैं क्या टेस्ट में। तो वो अब मैं उनको समझाता हूँ सारी चीज़ें, और कोशिश करता हूँ कि एक मिडिल ग्राउंड पे मिले, उनकी भी सुनता हूँ कि क्यों उनको अच्छी नहीं लगी, एंड आई आल्सो ट्राई टू सी द अदर साइड। सो ऐसा होता है, बहुत बार होता है। उनका से प्रॉपर फीडबैक आया कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है? वैसे प्रॉपर, मेरे डैड जो है, मेरे पापा बहुत सारी फिल्में देखते हैं, ही इज़ अ फिल्म फैनेटिक। वो फिल्मों से उनको बहुत प्यार है, मेरी हो कि किसी और की भी हो, वो हमेशा हम फिल्मों पर डिस्कस करते ही करते हैं। आप भी बचपन से बहुत सारे फिल्म देखते हुए बड़े हुए हो, 90s किड्स हम लोग हैं, किसकी ज़्यादा देखी है फिल्में?
सबसे ज़्यादा किसकी फिल्में देखी है मैंने? सलमान सर, गोविंदा एंड या शाहरुख सर। ये 3 जनों की मैंने सबसे ज़्यादा फिल्में देखी हैं अभी तक। अभी भी वो चल रहा है? अभी भी टाइम मिलता है बट देखना है मतलब? मैं गाने देख लेता हूँ यूट्यूब पे, बीच बीच जाके रिविजिट करता हूँ हाँ सारे गाने वाने। कई बार मैं अभी कुछ दिन पहले डुप्लीकेट देख रहा था फिर से। और गोविंदा सर की आई थिंक वो देख रहा था, कौन सी थी जिसमें वो वाला क्या नाम है, अखियों से गोली मारी आई थिंक। तो ये वही मोमेंट है ना कि जब रेडी हो रहे हो या जो एक नहीं बैठ के देखता हूँ मैं प्रॉपर जो उसी चीज़ के लिए। डुप्लीकेट पूरी देखी मैंने। वो ऑल टाइम फेवरेट फिल्म रहेगी मेरे लिए एटलीस्ट डुप्लीकेट। वैसे मैं फ़ैन हूँ SRK सर एंड अक्षय सर, तो इनके मैं कोई भी फिल्म देख सकता हूँ कभी भी। वो लास्ट वाला सीन है आटे वाला, वो बहुत अच्छा लगता था बचपन से। 2 शाहरुख खान है आटे में, कैसे मतलब एक पूरे वाइट हो रहा है कि ये बहुत मजा आता था मुझे। और फिर माँ आती है और दोनों ट्राई करते हैं जो मुझे खींचेगा वो फिर वो बुलेट लगती है, फिर बाद में पता चलता है कि वो आटे में से किसका खून पहले। क्या इंटरेस्टिंग है, वाइट में से ब्लड आ रहा है ना, बहुत कमाल था वो शॉट। या बट मैं वापस आना चाहूँगा, थोड़ा हम डीप इंटेंस बात ही कर रहे थे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। लाइफ में मेरे लिए 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली, दोस्त एंड पैसा। मैं प्यार बोलने वाला था बट हर एक का एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। फैमिली आएंगे हम लोग, उस पर भी आएंगे, ठीक है। फैमिली मैं उस पर नहीं बात करने वाला क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरा था दोस्ती। आप दोस्तों की बात कर रहे थे, अभी भी चिल हैंग आउट वही सीन है? सेम सीन है, हम तो मन्नत में हैंग आउट करके आ गए बॉस। एक बार रात को ऐसी घूम रहे थे, जैसे शाहरुख सर ने कहा कि चलो, तो हम साथ ही में चिल करते हैं। सारे दोस्त मेरे अभी भी वैसे ही हैं, उतनी खिंचाई होती है मेरी, मुझे सीरियसली नहीं लेते वो लोग। इनफैक्ट जब शाहरुख सर के घर पे भी गया तो उसके बाद भी सीरियसली नहीं लेते मुझे वो लोग अभी तक। लेकिन हाँ, बहुत प्यारे हैं सारे और हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा रहते हैं और अच्छा लगता है। और एक सपोर्ट सिस्टम है, एक इंस्पायरिंग क्वालिटी है, ऑल्सो कीप्स मी ग्राउंडेड। एक रियलिटी चेक मिलता रहता है मुझे ज़िंदगी। या ये फिल्म इंडस्ट्री वाले दोस्त है कि पहले से? बचपन के वाले दोस्त हैं, कुछ स्कूल वाले हैं, कुछ कॉलेज वाले हैं, एक ग्रुप है हमारा, वो लौंडा मस्ती नाम है उसका। ये मेरा वापस पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। पैसे को लेके सैलरी आती है, ठीक है, फिर खर्चे होते हैं, नॉर्मल खर्चे, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड्स नहीं। बट ये मैंने नोटिस किया कि अगर मैं काउंट करते रहूँ ना, इतना गया पैसा, वो और कम होते जाता है। ये मेरा ऐसा कुछ, मैं मैजिक की बात नहीं कर रहा हूँ बट एक है कि इफ़ आई कीप काउंटिंग ना, वो जल्दी ख़त्म होता है। आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, शायद नहीं मैंने महसूस भी किया है, इसलिए तो मैं गिनना ही छोड़ दिया मैंने। समझो 10 रुपये आपके पास दिमाग में और आपने खर्चे किए और आपने काउंट नहीं किया, तो आपके दिमाग में अभी भी था कि हाँ 10 रुपये थे ना मेरे पास, लेकिन जैसे ही आपने काउंट किया आपको पता है 4 रुपये हैं बचे हुए हैं, तो मुझे लगता है कम हो गए। लेकिन वो कमोडिटी जो मिली है, वो जो उसके एक्सचेंज में जो चीज़ें आपको मिली हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अरे यार, वो हम अकाउंट नहीं करते हैं उस चीज़ को। तो वो एक मेंटल साइकोलॉजिकल थिंग है, ऐसे कम नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है कम होते हुए दिखते हैं ना, तो देखना ही क्यों। अनलेस बहुत ज़्यादा कम पैसे हैं तो फिर आपको एक चीज़, एक चवन्नी का हिसाब करना है। लेकिन जब इनफ पैसे हैं तो वो आप काउंट करेंगे तो मेंटली आपके दिमाग में क्या होता है कि अभी वही मैं जैसे कहा 10 रुपये है, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन है कि 10 रुपये। फिर आप या तो खर्चे ना करें कुछ भी, और 1 रुपया भी खर्चा करें उसमें से तो 9 हो गए, अब एक राउंड ऑफ से एक 9 पे आ गया, सिंगल डिजिट पे। तो ये एक मेंटल वो है आई थिंक। ऐसा कोई आपको दिन याद है जहाँ पे पैसे की बहुत ज़्यादा कमी फील हुई? मतलब आई एम नॉट सेइंग कि पैसे नहीं है, बट कुछ इशू हुआ या कुछ हुआ? मतलब जब स्ट्रगलिंग डेज में पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन मैं पैसे खुद के नहीं थे मेरे, तो मैं पापा सपोर्ट करते थे तब, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता था, बट कभी नहीं हुई, कभी मुझे कमी महसूस होने नहीं थी मुझे। तो ऐसा तो अभी तक कभी नहीं हुआ, एटलीस्ट थैंकफुली उस हिसाब से मैं प्रिविलेज्ड हूँ फॉर अ चेंज। या वापस मैं दोस्ती पे आना चाहूँगा, ठीक है। ये जब मैं पॉडकास्ट में करता हूँ, बहुत लोगों के से मैंने ये सुना है, ठीक है। मतलब लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री में दोस्त नहीं बना सकते या होते नहीं है, आप अग्री करते हो इससे? नहीं, ऐसा नहीं है, आप बना सकते हो दोस्त, बिल्कुल बना सकते हो, इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। और उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी ये दिया कि ऐसा नहीं कि किसी को दोस्ती चाहिए नहीं, बट एक प्रोजेक्ट खत्म होता है फिर लोग अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। बंजारों वाली ज़िंदगी है ना यार, यहाँ से बस्ता उठाए वहाँ चला गया, नया दोस्त बनाना, नया क्रू बनाना, नया सब कुछ, तो पीछे अगर वो बैगेज पीछे वाला लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ में। तो ऐसा नहीं कि मिलते नहीं है पार्टीज़ में, हाई हेलो होता है, सारी चीज़ होती है, बट शेयरिंग चीज़ें बंद हो। और वो लोग भी जो दोस्त हैं वो लोग भी तो बिजी हैं, वो लोग भी अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। एक स्टैटिक 9 to 5 लाइफ तो है नहीं जिसमें आप दोस्ती एक जगह पे एक इंसान से ही रोज़ मिल रहे हो। बंजारों वाली ज़िंदगी है, तो बस्तियाँ चेंज होती रहती हैं हर बार, तो ऐसा कुछ है। इंडस्ट्री से आपको कुछ सीखने मिला एक, जो पता नहीं, एक चीज़ कोई भी?
इंडस्ट्री से सीखने यही मिला कि इंडस्ट्री से कुछ नहीं सीखना चाहिए। अपने को खुद को रिटेन करना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए आप कहाँ से आए हो। इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप वो सीख गए तो फिर आप वो नहीं रहोगे जिस रीज़न से आप वहाँ आए हो। तो वो रिटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज ए ऑडियंस मुझे लगता है यार, जब एक ग्रोथ आता है, एक पीक आता है, तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है, जैसे मेरे साथ हुआ है इन एंकरिंग। एक टाइम पे यार मैंने रिहर्स करना ही छोड़ दिया था, फिर मुझे अकल आई बाद में कि नहीं यार ये सही नहीं हुआ है। सो जब फेम आता है, जब फिल्में चलती है, तो एक आता है ओवर कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग। मतलब कॉन्फिडेंस आता है, ओवर होने से पहले अगली फिल्म फ्लॉप हो गई है मेरी, तो अभी तक ओवर तो हुआ नहीं है कभी, बट कॉन्फिडेंस आता है। मतलब गली बॉय थी, फिर मंटी पबली नहीं चली, तो गली बॉय में कॉन्फिडेंस था बहुत ज़्यादा, प्यार मिल रहा था इतना लोगों का। तो एक लड़का जिसके पास कुछ नहीं था, सडनली चीज़ें भरने लगी, झोली भरने लगी, तो अच्छा लग रहा था। अब शायद नेक्स्ट फिल्म 2-3 फिल्में चल जाती तो फिर शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता, लेकिन ज़िंदगी का तरीका है कि मुझे हम्बल रखने का। तो अगली फिल्म नहीं चली, फिर वापस डाउन हुए। उसके बाद पैंडेमिक आ गया, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, और फिर अगली भी नहीं चली, तो फिर ऐसा हुआ। फिर तो खो गए हम, कहाँ अच्छी लगी, गहराइयाँ अच्छी लगी लोगों को, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। लेकिन वो मेरी लाइफ मुझे पता नहीं क्यों कैसे बैलेंस कर देती है, मुझे समझ नहीं आता। आई फील लाइफ एक रीज़न से ही कुछ ना कुछ सिखाती है हर एक को। हाँ, आई थिंक वही है, नहीं तो शायद हो जाता ओवर कॉन्फिडेंट, कोई भी हो जाता। यंग एज पे इतना कुछ ओवरनाइट मिलता है तो आदमी तो ऑब्वियसली बहक जाता है कहीं ना कहीं, बट मैं बहकने नहीं दिया। मुझे मेरी अपब्रिंगिंग ने कह लो, या फैमिली ने कह दो, या लाइफ ने कह दो, या किस्मत ने कह दो, हर चीज़ बैलेंस्ड रही है। इन बिट्स एंड पार्ट्स हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ खोती है, हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ खोती है। आपका बेस्ट पार्ट पता है क्या है? आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो। अरे यार बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, एंड इसी दिक्कत होती है ना जो मन में बोल देता हूँ। क्योंकि जब मैं सवाल भी सोच रहा था ना आपको क्या पूछना है, या जब मैं प्लानिंग कर रहा था, मुझे लगा था कि ये 3 सवाल सिद्धांत आंसर करेंगे, ये 2 शायद नहीं करेंगे। ठीक, मैं सब करूँ जो पूछना पूछ। नहीं यार, मतलब ऐसे मुझे पता नहीं, मतलब मैं एक ही बार मिला जैसे मैंने बोला आपको, बट इंटरव्यूज देख के एक आइडिया आता है ना कि शायद ये आंसर नहीं करेंगे, भले वो कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल नहीं है, बट स्टिल। अरे यार देखो, कोई तो पूछ रहा है मुझे, 5-6 साल पहले कोई पूछता भी नहीं था मुझसे यार। तो मैं कोई मीडिया ट्रेंड है ऐसा नहीं हूँ, मैं जो हूँ ऑनेस्ट हूँ, और कुछ ऐसा है नहीं छुपाने के लिए। जब आप खुद से करके आते हो चीज़ें, तो आप खुद सच्चाई लेके आते हो ना, कोई सच्चाई नहीं होती। और ना मैंने खोया है अपने आप को इस प्रोसेस में, रिटेन कर रहा हूँ, और शायद इसीलिए लंबा प्रोसेस जा रहा है कि मैं बदल नहीं रहा हूँ, कन्फॉर्मिस्ट नहीं बना हूँ कि हाँ जो सर जी हजूरी नहीं किया, इस वजह से शायद टाइम लग रहा है। लेकिन दैट इज़ हू आई एम, एंड आई वांट टू रिटेन दैट, बिकॉज वो बहुत स्पेशल चीज़ है। पॉइंट ये नहीं है कि जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए, पॉइंट ये है कि खुद होते हुए, या स्वयं को पकड़ते हुए, या being yourself when you achieve those things, that is an achievement for me, that is success, not just achieving things. मुझे एक चीज़ याद आई कि ये मैंने बहुत बार सुना है अपने मॉम डैड से भी, या किसी कहीं ना किसी, और मैंने ये खुद देखा है। ऐसे बहुत लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, पर उनका कुछ इतना हो नहीं रहा है, और जो लोग बिना मेहनत के कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये देखा है मैंने। आप अग्री करते हो या नहीं करते हो? वैसे नहीं, ऐसा होता है ना ज़िंदगी में। देखो यार, जो लोग शॉर्टकट से जाते हैं, या जो लोग मेहनत नहीं करते वो जाते हैं, वो वहाँ पहुँच तो जाएंगे, सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जो लोग मेहनत से हार के जाते हैं, हार बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, इसलिए मैंने बोला फेलियर क्रिएट्स अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सक्सेस क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर किसी, अगर ओवरनाइट आपको हाथ में चीज़ें रख दी जाए ना, आप उसकी वैल्यू नहीं बताओगे। बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड पे जाओ, सेकंड से थर्ड पे जाओ। जो लोग फर्स्ट से सीधे 9th में चले जाते हैं ना, वो लोग सीधे जाके बोर्ड में फेल हो जाएंगे, प्रॉब्लम हुआ है। और जो लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th में बोर्ड देते हैं, वो चीज़ें सीख के आ रहे हैं ज़िंदगी में, तो वो लंबा प्रोसेस है, लंबा जाएंगे वो लोग। जो लोग अचानक चीज़ें मिल जाए तो संभाल नहीं पाते हैं, और आपने ये भी तो देखा होगा कि जिनको अचानक वो चीज़ें मिल गई हैं वो सडनली फेड अवे हो जाती हैं, और जिन लोगों को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिली, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि दैट डजंट फेड अवे। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, लाइक विक्रांत मासी फ्रॉम 12th फेल, he's been doing his job since a long time. मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ धर्मवीर के डे से, NDTV। वो करते रहे। जब ये चीज़ हुई 12th फेल ने जो कमाल किया, सडनली यू फील, एंड नाउ व्हेन आई स्पीक टू हिम, ही इज़ अनअफेक्टेड। उनको चढ़ी नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि मेरा ये ओवरनाइट नहीं है, ओवरनाइट्स है। हर एक संघर्ष मैंने देखा है ज़िंदगी में, तो और वो पता है कि वो चीज़ सस्टेन होगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन अब एक बैड एग्जाम्पल है जस्टिन बीबर। चीज़ें मिली, फिर अचानक सारी चीज़ें खो गई, बदतमीजी हो गई, सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो गई। नो ऑफेंस टू बीबर फैंस और इन द हाउस, बट चीज़ें देन ही रियलाइज्ड अगेन, एंड देन ही इज बिल्डिंग हिमसेल्फ अगेन, एंड ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अ लाइफ। सोचो, एक
एग्जैक्टली आपको वही चाहिए होगा ना, 17 साल में बच्चा वर्ल्ड फेमस हो जाए, लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ये सारी चीज़ें। तो आपको प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। प्रिपेयर कैसे हो गए आप, धीरे धीरे कदम रख के आगे जाओगे तो ही प्रिपेयर्ड हो गए, नहीं तो फिर एक साथ चीज़ें मिल जाएगी तो जब खूब खोती हैं तो आप वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कि यार ऐसे मेरे साथ कैसे हो गया। जो आदमी धीरे धीरे पहुंचता है ना उस जगह पे, उसको पता भी होता है कि अगर मैं गिर भी गया 4 स्टेप नीचे फिर चढ़ जाऊंगा, लेकिन जिसको अचानक मिलता है ना, उसको पता नहीं होता कि अगर ये चीज़ खो गई और चली गई मेरे हाथ से तो क्या होगा, वो फिर एकदम स्पाइरल में चला जाता है। मेरा टेक है। वेरी वेल सेड। एक्चुअली मैं खो गया था अभी बातों में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे कुछ आज सीखने मिले, एक डिफरेंट टेक मिला है जिससे मैं अग्री करता हूँ पर्सनली, क्योंकि आई फील कहीं ना कहीं आपका पर्सनैलिटी और मेरी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं सेम है। आई फील जो थॉट्स है ना, आई डोंट नो, मैं रिलेट कर रहा हूँ बहुत लोग नहीं करते हैं, क्योंकि मीडिया में आई फील ऐसे यहाँ पे मतलब जो मेरे अराउंड लोग हैं डिफरेंट है, और ऐसे पॉडकास्ट में मेरे साथ बहुत कम हुआ है जिनके साथ मैं रिलेट कर चुका हूँ अब तक। सो मैं भी रिलेट करता हूँ तुमसे, तुम्हारे जितने भी सवाल है वो मेरे भी सवाल हैं, और इसीलिए मुझे पता है कि मैं सोचता रहता हूँ और जवाब है मेरे पास। तो ये ऐसा भी नहीं कि ये डेफिनेट आंसर है, ये डिस्कशन है, तुम इसको काउंटर भी कर लो। तो मैं भी कर रहा हूँ रिलेट, बिकॉज ये चीज़ें भी मेरे पास आती हैं कि जरा मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कोई कम मेहनत करके कम टैलेंट होकर कैसे आगे बढ़ सकता है। मेरे सवाल भी यही आते हैं, रात रात भर सेल्फ डाउट में ये चीज़ें बीतती हैं मेरे, अभी भी हर रोज़ होगा ना यार। मैंने तो इतना सब सारी चीज़ें की, मेरे पास सब कुछ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ सही, तो एक कोई ऐसा जिसका आधा भी टैलेंट नहीं है मेरे से, वो मेरे से आगे से ज़्यादा कैसे बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें आती हैं, बट ये नेगेटिव स्पाइरल है, इसमें कोई मतलब नहीं है। आप किसी का कुछ ले नहीं सकते, किसी का कुछ दे नहीं सकते। आप अपना देखो, वो अपनी चीज़ें सीखेगा ज़िंदगी में, आप अपनी चीज़ें सीखो। तो वो है, इनफैक्ट समझो वो अचानक आधी मेहनत में वहाँ पहुँच भी गया और उसने सस्टेन कर लिया, तो सोचो वो भी तो एक टैलेंट है कि उसने एक तरह से मेंटेन कर लिया वो सारी चीज़ें, या इतना बड़ा उसने कुछ ऐसा किया कि वो मेंटेन कर गया, और तुम इतनी मेहनत करके भी मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट द स्किल ऑफ हार्ड वर्क, इट्स ऑल्सो अबाउट अ लॉट ऑफ स्किल्स, इट्स ऑल्सो अबाउट सस्टेनेबिलिटी, इट्स ऑल्सो अबाउट लक टू सम एक्सटेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट अवेयरनेस कि येस यू माइट बी द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन। धोनी ने कहा था ना, टैलेंट और कॉन्फिडेंस में मैं कॉन्फिडेंस को चूज़ करूँगा, टैलेंट को नहीं। तो वही है चीज़ कि अगर कोई एक बंदा टैलेंटेड है और एक कॉन्फिडेंट है, मैं कॉन्फिडेंस वाले के साथ ज़्यादा जाऊँगा, क्योंकि वो एटलीस्ट वो हारेगा। टैलेंटेड वाले खुद पे प्रेशर डालते हैं ना, अरे मैं इतना टैलेंटेड, जब एक बार फेल हो जाएंगे तो वो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉन्फिडेंट वाला क्या होगा कि यार देखो यार, जितना है मेरे पास इतना है, आप मेरे को 1000 बार यूज़ कर लो। रीयूजेबिलिटी वैल्यू बहुत होती है कि यार मैं फिर से कॉन्फिडेंस है ना, टैलेंट पता नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर लूँगा। तो वो हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए। तो टैलेंट एक भार भी तो है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, और आपको पता चल गया बहुत टैलेंटेड हो, तो जब नहीं होता तो आप खुद ही में तो अपने आप को क्वेश्चन करके टूटने लगते हो और दुनिया को गाली देने लगते हो। क्या मतलब सारनेस हो जाता है कहीं ना कहीं आपके अंदर, लक पे हम लोग ब्लेम करते हैं, कुछ ना कुछ यार दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है, दुनिया ऐसी है वैसी है, 4 गाली देके सो जाओगे। बट वो टैलेंट वो फिर ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। परसिस्टेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, ऑल्सो वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ इट। जैसे मैंने बोला हम 90s किड्स है, तो मैं अभी ये टॉपिक पे आना चाहूँगी, लव एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, आई फील हम लोग कहीं पे बीच में ही अटक गए अभी, क्योंकि ये जेनजी और मिलेनियल्स वाला तो बहुत डिस्कशन हो गया है, बट बीच में ही अटके। जैसे अभी आई एम 30 कंप्लीट हो चुका है मेरा। ठीक है, अभी अरेंज मैरिज का मैंने सोचा है। ठीक है, मॉम डैड को बोला है कि आप ढूंढ के दो, बट अभी ना ट्रस्ट करना भी मुश्किल है। और मैं ये लड़का लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई पास्ट जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे, अभी ट्रस्ट करना मुश्किल है। और आई फील कि बीच में ही अटके, या तो जेनजीज का थिंकिंग ही काफ़ी अलग है, और जो मिलेनियल्स है उनकी ऑलमोस्ट शादी हो गई है लव मैरिज में। सो आप भी अटकते इस थॉट में? देखो ऐसा है, मुझे किसी ने कहा था कि लाइफ में ना 25 साल तक ना जब आप चीज़ें सीख रहे होते हो, ठीक है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं होती। जब व्हेन यू आर 25 के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हो और आप चैलेंजेस टेकअप करते हो। वो आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करता है, आप एडजस्टमेंट्स, कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर कि मेरा जॉब लग गया, मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, मुझे इसी हिसाब से ये चीज़ें 25 तक आप पानी की तरह होते हो। मैं एडजस्ट हो जाऊँगा जहाँ पे भी जो भी एडजस्ट करना है मुझे। 25 के पहले शादी कर लेनी चाहिए बॉस, सिंपल है। बट अगर मिल ही नहीं तो क्या? कर लो, अरेंज कर लो, 25 के पहले करना है, बिकॉज उसके बाद एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी 30 के बाद तुम्हारा एक सेट है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो भी तो जो आएगी 28, 27, 29 या 30 या कोई भी एज की हो, उसके भी तो सेट पीसेस हैं। अब वो सेट पीसेस बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आ जाती है इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच में होता क्या है कि ये तो मेरी लाइफ है, मैं करूँगी। अब वो ऐसे नहीं चलेगा रिलेशनशिप
इसीलिए पुराने पूर्वज पागल थोड़ी ना थे कि मतलब शादी जल्दी करा देते। इसके पहले कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखो या बड़ा थोड़ा आगे ज़िंदगी देखो, आप एक दूसरे के साथ फिर बढ़ते हो। साथ में बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो वो अगर आपने क्लियर कर लिया, दैट इज व्हाट द थिंग इज, 25 के पहले अगर कर लिया आपने तो आपका माइंड सेट है, उसके सारे चैलेंजेस साथ में आप डील करते हो। 30 के बाद आपने झेल लिया ना खुद अकेले, अब वो झेल लिया है तो तुम बोलोगे हेलो एक्सक्यूज मी, तुम क्यों बता रही हो मुझे कि क्या करना, मैंने अकेले झेला है, ठीक है, तुम क्या समझो कि मेरी जर्नी क्या रही है। करेक्ट। बस वो बोलेगी मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारी जर्नी क्या रही है, तो क्या हुआ, तो मतलब मैं तुम्हारी पार्ट नहीं हूँ जिंदगी की, हो, लेकिन मेरी जिंदगी थी ना 30 साल क्या 30 साल। आपका क्या प्लान है अभी, शादी वादी का है या करना है या अरेंज मैरिज लव ऐसा कुछ है? मेरी तो प्रायोरिटी सिंपल है, अभी मेरे को पहले जो मैं करने आया हूँ वो करूँगा, ठीक है। अभी तो माँ बाप हैं, उनकी सेवा करनी है, उनको बहुत खुश करना, उनको बहुत प्यार देना है, अपने लिए मम्मी पापा के लिए सारी चीज़ें करनी है। और अभी मैं नया हूँ ना इंडस्ट्री में, 5-6 साल हुए हैं, अभी तो इंडस्ट्री का बेबी और ज़ीरो है मेरा, तो मेरे लिए भी लाइफ में अभी बहुत चीज़ें सेट होंगी। और इंडस्ट्री एज में आई थिंक एटलीस्ट व्हेन आई एम 35, वेल आई नो कि चल आई हैव सेटल्ड, now I know how this thing dynamics function. So dealing with stardom is also a thing where I don't want to include anybody in my life, who does not because as a normal person you would want to give everything to that person, लेकिन जैसे ही मैं वो चीज़ें देने लगूंगा फिर मेरा ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो एक बार सेट हो जाए वो चीज़ें, उसके बाद कोई मिले तो बढ़िया है, देखते नहीं तो मम्मी पापा हैं श्रवण कुमार। या आखिरी सवाल मेरा, बहुत इंटरेस्टिंग 2 प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहा, हम लोग इत्तेफाक की तो बात हम लोगों ने की, बट 2 इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, कुछ अपडेट्स? धड़क 2 के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत इंटेंस स्टोरी है, रोमांटिक है, तृप्ति के साथ है, धर्मा, वन ऑफ द टफेस्ट कैरेक्टर्स व्हिच आई हैव प्लेड। आई एम वेरी एक्साइटेड, ये लोग देखें इस चीज़ को, मज़ा आएगा उनको, काफ़ी हार्ट फेल्ट है वो फिल्म, नवंबर में आ रही। यार वो अनाउंसमेंट टीजर से ना वो समझ आया कि बहुत हैवी होने वाली है फिल्म। बहुत हैवी है, हैवी भी नहीं है एक तरह से, इट्स अबाउट लव वर्सेस एम्बिशन व्हिच इज आवर डेली लाइफ स्टोरी ना। या 70s में क्या होता था सिर्फ एम्बिशन, लड़की साइड हुई होती थी, वो बिल्डिंग खरीदूंगा जिसमें मेरे माँ ने ईंटें उठाई थी, एम्बिशन, एंग्री यंग मैन, एम्बिशन। 2000 में क्या हुआ, शाहरुख सर आए, बोला क्या राज करता क्या था किसी को पता है DDLJ में? फर्क ही नहीं पड़ा था, लड़की चाहिए, शादी करनी है मुझे, प्यार के लिए मैं कुछ भी करूँ। यार इसमें ना हमारे जो थॉट्स है, सॉरी तो मैं आपको कट कर रहा हूँ, बट शाहरुख सर की मूवीज हम लोग देख के बड़े हुए हैं ना, तो वो आइडिया भी सेट है कि भाई हमारे ज़्यादा लड़कियों में सेट है भाई, ऐसे करेगा, छोड़ दे परिवार, छोड़ दे, जाके तुम लड़की के घर में सबको इम्प्रेस करो, ढोलक बाजा बजा के करोगे, तुम्हें पॉसिबल ही नहीं है, निकाल दिया जाएगा। तुम यू आर अ मैन बिकॉज यू आर देयर आर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हिच यू नीड टू फुलफिल, एंड अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है तो लड़की खुद के परिवार वाले भी शादी नहीं करेंगे। हाँ, प्यार से सिर्फ नहीं चलेगी जिंदगी। मैं ना ऑनलाइन पोर्टल पे था, सॉरी 2 मिनट बस हो रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है ये, ऑनलाइन पोर्टल पे था, ठीक है, शादी वादी का, वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ एक्सपेक्टेशन 60 lakhs पर ईयर, 80 lakhs पर, और खुद का है 2-3 lakhs। ये अभी चल रहा है। अब मैं क्या बोलूँ, वो तो अलग अलग इंडिविजुअल अप्रोचेस हैं, बट अभी हमारा जो जनरेशन है वो स्प्लिट है, ये हमको लव भी चाहिए और एम्बिशन भी चाहिए, और नॉट ओनली फॉर द बॉयज़, फॉर द फीमेल्स ऑल्सो, बिकॉज for the women also it's very important to now do that, stand up on their own, and which is a beautiful thing that is happening now. In that, the problem is the generation of our men, some of them are understanding, some of them are not understanding, because we come from a very deeply rooted conditioning of whatever it is. So वो चीज़ वो हमको एडजस्ट करनी पड़ेगी। और तुम सही बोल रहे थे कि हम ही बीच में फंसे हैं। इसके पहले क्या होता था, हमारे से पहले वाले जनरेशन में तो पॉइंट ही नहीं था कि हाँ चलो औरतें काम नहीं करेंगी, मर्द काम करेंगे। हमारे से आगे वाले जनरेशन में जो है वो भी सॉर्टेड है, बिकॉज दे आर ग्रोन अप सीइंग व्हाट्स हैपनिंग, द फेयरनेस इन लाइफ, वेयर द वुमेन नीड टू बी और आर स्ट्रॉन्ग एज अ मैन। हमारे वो बीच वाले जनरेशन में हमें जो एडजस्टमेंट आई है ना, कि 20 साल की एज तक हमने कुछ और देखा है और अभी अगले पिछले 10 साल से कुछ और देख रहे हैं, तो हमारे लिए वो एडजस्टमेंट ये सही है। और एडजस्टमेंट हम जो करेंगे, इट इज़ गोना बी ओनली एंड ओनली so beautiful for us only, so it's not nothing to do with anybody, but जो अंडरस्टैंडिंग, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी, तो ऐसे देखो इसको कि हम उनको भी समझ पाएंगे और आगे वालों को भी समझ पाएंगे। सो आवर अवेयरनेस इज गोइंग from both the timelines in different directions, but now that is up to us to how do we deal with that. We are dealing with it, we are coping with all of these things, but that's how life is. You need to keep adjusting and keep doing these things. वापस डायरेक्ट पे आ रहा हूँ मैं कि
रोमांटिक फिल्म, एक्शन फिल्म। मैं काफ़ी पर्सनली एक्साइटेड हूँ, लोग भी रुक रहे हैं, बट एनी मैसेज जो लोग वेट कर रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं इत्तेफाक को भी, एनी मैसेज? मैसेज यही है कि यार मैंने ये गाना लिखा है और बहुत दिल से लिखा है, और ओफर सवेरा अपने दोस्तों के साथ ये गाना बनाया और गाना काफ़ी अच्छा जा रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव, एंड या नाउ आई कॉन्शियसली ट्राई टू मेक मोर म्यूजिक, एंड दिस इज नॉट अ वन ऑफ, थिंग्स विल कम आउट एंड आई होप यू गाइस लाइक इट। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, और बहुत ही जल्द मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट किया आपसे मैंने आज, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।